2014 में मोदी जी ने हमसे ये कहा था। ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानवीय के जीवन पर बोझ बनी, अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती, उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है। और आज 10 साल पूरे होने के बाद जब मोदी जी को थर्ड टाइम एज ए पीएम चुना गया है, तो आने वाले 5 साल में क्या होगा? आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले 5 साल में क्या डेवलपमेंट की फास्ट ट्रैक को पकड़ेगा, या हमारे पैसे ही ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में बर्बाद किए जाएंगे जो कुछ साल बाद गिर जाते हैं? इन सब का जवाब अगर कहीं मिलता है तो वो मिलता है हमारे बजट में। इन शॉर्ट, हर साल गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, बट मिडिल क्लास को क्या मिलता है? ठेंगा। हर साल मिडिल क्लास वाले अपने मेहनत के पैसे टैक्स में भरते हैं और वो पैसा यूज किया जाता है यूपीएससी के स्कैमर्स को अमीर करने में, या फिर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने में जो कुछ टाइम बाद ही गिर जाते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 20% तक बढ़ाया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% किया गया। इन सबका असर ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में दिखना शुरू हो चुका है। मिडिल क्लास को आखिरकार क्या मिला इस बजट में? क्या उन पर टैक्स का बर्डन कम हुआ? और इस बजट के बाद हमारे गवर्नमेंट का फोकस किस सेक्टर्स में ज्यादा होने वाला है? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आने वाले कुछ मिनटों में डिस्कस करेंगे। बजट क्या है? अगर हम बजट को सिंपल वे में समझना चाहें तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मानो आप एक मोबाइल खरीदने के लिए किसी शॉप पे गए और आपने कहा कि मुझे फोन दिखाओ, तो शॉपकीपर का सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आपका बजट क्या है। और ये बजट एक इंसान के लिए 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक कि आपका इनकम क्या है, और दूसरा कि आप उस मोबाइल के लिए कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। और ये मोबाइल आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोगों के पास बजट खुद के सेविंग से हो या ना हो, लोग लोन लेकर भी मोबाइल खरीदते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं गवर्नमेंट के वे में। गवर्नमेंट का इनकम होता है उनका रेवेन्यू, जो कि उनको टैक्स के वे में मिलता है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें। और अगर नॉन टैक्स की बात करें तो जैसे सेंट्रल ने किसी स्टेट को लोन दिया हो, उसके बदले जो उनको इंटरेस्ट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, वो हो गया। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल के बदले जो हम फीस पे करते हैं, या हम जो पेनल्टी चार्जेस पे करते हैं, वो सारा गवर्नमेंट का होता है रेवेन्यू, जिसे आज के टाइम में फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसी भी देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करके ये अंदाजा लगाती है कि आने वाले साल में, यानी कि 31 मार्च 2025 तक, वो कितना पैसा एज ए रेवेन्यू वो जनरेट कर सकती है। ये जो बजट डॉक्यूमेंट जो पास होता है हर साल, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें हर एक रुपए किस किस सोर्स से आने वाले हैं गवर्नमेंट के पास, इन सब का कच्चा चिट्ठा होता है। और साथ ही साथ एक रुपए किस वे में खर्च होने वाले हैं, ये सब भी उस बजट में मेंशन किया होता है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू में देखें तो रेवेन्यू में 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर हम सिंपल वे में समझे तो हमारे लिए जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारी सैलरी, या फिर जो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है वो। और हमारे लिए एक्सपेंस हो गया जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपेंस करते हैं, फॉर ग्रोसरी या फॉर ट्रांसपोर्ट, इस तरह की चीजें। ठीक इसी वे में सरकार के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो उनको हमसे टैक्स कलेक्ट होता है या जीएसटी कलेक्ट होती है, उनके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, जो वो अपने गवर्नमेंट डिप्लॉयज को सैलरी देती है, या वो बाकी चीजों में, छोटे मोटे रेगुलर चीजों में जो खर्च करती है गवर्नमेंट चलाने के लिए। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल, एक्सपेंस और रिसिप्ट, ये ऐसी चीजें हैं जिसको कोई एग्जैक्ट फिगर में काउंट नहीं कर सकता। कैपिटल एक्सपेंस हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सरकार एक कंट्री के लिए एसेट क्रिएशन में यूज करती है, लेट सपोज रेलवे में इन्वेस्ट करना, रेलवे ट्रैक बनाना, रोड्स बनाना, डिफेंस के लिए परचेसेस करना, हॉस्पिटल बनाना, ये सारे कैपिटल एक्सपेंस में आते हैं। दूसरी तरफ है कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें मेजरली 2 चीज आते हैं, बोरोइंग्स और ग्रांट्स। इस बजट में ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि हमारा पूरे साल का रेवेन्यू होगा इतना, और हम जो एक्सपेंस करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में वो होगा इतना, यानी कि हमारा एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है। तो क्या हर साल भारत सरकार इसी तरीके से बजट निकालती है जिसमें हमारा एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से ज्यादा होता है? चलिए इसी चीज को हम एज अ डॉक्यूमेंट में समझते हैं। चैप्टर 2, आमदनी 1, खर्चे 2। बजट स्पेशली 3 तरीके से बनाया जाता है। सरप्लस बजट, जिसमें हमारा एक्सपेंस हमारे इनकम से कम होता है। दूसरा बैलेंस्ड बजट, जिसमें एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों सिमिलर होते हैं। और तीसरा होता है डिफिसिट बजट, जिसमें हमारा एक्सपेंस हमेशा रेवेन्यू से ज्यादा हुआ करेगा। फन फैक्ट ये है कि 1950 में जो बजट पास हुआ था, उसके बाद से हर साल हमारा डिफिसिट बजट ही पास होता है। सिर्फ 1950 में ही हमने सरप्लस बजट पास किया था, जिसमें पूरे 71 लाख का हमारे पास सेविंग थी। बजट के टॉप 5 मिनिस्ट्री को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18,58,158 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6,21,940 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2,78,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2,55,393 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,23,323 करोड़। हमारा सबसे बड़ा स्पेंड हमारे इंटरेस्ट के रिपेमेंट में होगा, जो है 11,62,000
62,940 करोड़, और जो कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट है। और ये अमाउंट इतना बड़ा है कि ये पूरे कैपिटल आउटले से भी ज्यादा है। बजट के हिसाब से इस साल 31,29,200 करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में आएंगे। उसके सामने टोटल एक्सपेंस यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे 48,20,512 करोड़ के। यानी गवर्नमेंट को हमारे यहाँ खर्च करने के लिए 16,13,312 करोड़ बोरो करने पड़ेंगे। इस साल के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारा जो मॉडर्न इंडिया है इसमें 4 कास्ट है, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। इसके अलावा कुल मिलाकर 9 ऐसे प्रायोरिटीज पर बात की गई जिसका लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और फोकस किया गया अनएम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास पर। चलो ऑन पेपर ही सही, मिडिल क्लास के बारे में उन्होंने सोचा तो सही, बट ऑन पेपर होने के बाद भी इन शॉर्ट मिडिल क्लास को ठेंगा मिला। गरीब को हर साल सब्सिडी दी जाती है और अमीरों को मिलता है रिबेट, और मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं। इन शॉर्ट सरकार की नजर अब आपको खुद से मेहनत किए हुए कमाए गए सेविंग्स पर भी है। इस साल के बजट में इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी हटा दिया गया, जिसका बेनिफिट उठाकर लोग प्रॉपर्टी में इजीली इन्वेस्ट करते थे, आंख बंद करके कि कुछ नहीं हुआ तो ये तो हमारा प्रॉपर सेविंग होगा ही होगा। बट उस बेनिफिट को इस साल हटा दिया गया। ये बेनिफिट कुछ ऐसे काम करता था, जैसे मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की और फिर उसको आपने 10 साल बाद बेचा 20 लाख का। अब ये जो रेट हाइक हुआ 10 से 20 लाख का, इसमें सिर्फ वो लोकेशन या अदर फैक्टर्स मैटर नहीं करते हैं, इसमें मेन जो मैटर करता है वो करता है इन्फ्लेशन। तो जब आपने इसको 20 लाख का बेचा तो जो उस पर टैक्स लगता था वो पूरे 10 लाख आपके प्रॉफिट पर नहीं लगता था। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर वो 6 लाख बढ़े हैं तो अब वो आपके 6 लाख उस 10 लाख में से माइनस होने के बाद आपको सिर्फ 4 लाख पर टैक्स देना पड़ता था। बट ये बेनिफिट हटने के बाद से अब आपको पूरे के पूरे 10 लाख टैक्स लगेंगे। जो मेजर चेंजेस हुए हैं इस बजट में वो हुए हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो गई, फोन्स और फोन्स के चार्जर्स के रेट्स कम हो जाएंगे, गोल्ड और ज्वेलरी जैसी चीजों पे कस्टम ड्यूटी 6% से कम किया गया। और अगर हम टैक्स से आगे बढ़े तो हमारे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ा है। स्टूडेंट्स के लिए भी एक गुड न्यूज है कि पहले जहां उनको अनसिक्योर्ड लोन सिर्फ 4 लाख तक का ही अप्रूव किया जाता था, वो अमाउंट बढ़ के अब 10 लाख का हो गया है। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिस लोन के अगेंस्ट में आपको कोई बड़ी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती, जैसे प्रॉपर्टी, जमीन के पेपर्स। वो अनसिक्योर्ड लोन आपको सिर्फ इस भरोसे पे दिया जाता है कि आप उसको यूज करके एक डिग्री पाके अच्छी जॉब के बाद आप उसको टाइमली रीपे करोगे। आने वाले 5 सालों में सरकार ने 500 बिजनेसेस के अंदर 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप देने का प्रॉमिस किया है। 10 लाख करोड़ खर्च करके अर्बन हाउसिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, और उसके साथ ही साथ रेंटल हाउसिंग मार्केट्स को भी ट्रांसपेरेंट किया जाएगा लोगों के साथ। सिटीज में ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस होगा। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो पीएम मोदी ने एक योजना निकाली है, सूर्य घर योजना। अगर आप सोलर पावर को यूज करते हैं तो उसकी मदद से हर महीने 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं। इस साल बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों पर जो फ्लड्स आते हैं उसको लेकर बात की गई। उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड्स होते हैं उसको लेकर बात की गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बात तो की गई, लेकिन ये किस वे में एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। इस साल बजट में 11,11,111 करोड़ पास हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से 15,000 करोड़ सिर्फ आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं वहाँ के डेवलपमेंट एक्ट के तहत। और ठीक इसी तरीके से 26,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं बिहार, जहाँ नालंदा और गया जैसे लोकेशन को डेवलप करते हुए वहाँ के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। आई होप कि ये 2 स्टेट्स में जो ये पैसे अलोकेट किए गए हैं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कि वो सही जगह पे यूज हो। एटलीस्ट इतना सारा पैसा टैक्स में देने के बाद ये 2 स्टेट्स तो हमें घूम के आना बनता है कि हमें देखने को मिले कि एक्चुअल में हमारा पैसा सही तरीके से यूज हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि अगर इस साल अगर आंध्र प्रदेश के चंद्र नायडू और बिहार से अगर नीतीश कुमार जी का अगर साथ ना होता तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती। अब आते हैं पार्ट 4 पर, गवर्नमेंट की लायबिलिटी। गवर्नमेंट पे ये उधारी आती कहाँ से है? इसके लिए हम वापस से उस एग्जांपल पे जाते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपको फोन खरीदना हो तो लेट सपोज कि आप अपने पापा के लाडले बेटे हैं और आप पास कोई इनकम नहीं है या इनकम जो है वो कम पड़ गई है, तो आप प्यार से 2 वर्ड बोल के पापा से पैसे निकलवा सकते हैं। ये हो गया पहला रास्ता। या दूसरा है लोन लेने का। ठीक इसी वे में सरकार करती है। सरकार के पास अगर खर्चे ज्यादा हैं और उनके पास पैसे ना हो तो वो पहला रास्ता अपनाती है अपने ही लोगों से पैसे लेने का, जो कि लोग पीएफ में जमा करते हैं। उस पैसे को सरकार एज ए लोन बोरो करती है इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे एक्सपेंसेस के पीछे, और जो पैसे कम पड़ जाते हैं वो बोरो करती है बाहर से, जैसे वर्ल्ड बैंक से हो गया या IMF से हो गया। सरकार मेनली हमारी कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए डिफेंस में खर्च करती है, एग्रीकल्चर के पीछे सब्सिडी में खर्च करती है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट पे खर्च करती है, और डोमेस्टिक और नेशनल रोड्स को बनाने में खर्च करती है। और जब ये खर्चे हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तब उनको ये दूसरे वाले वे में जाना पड़ता है, लोन के वे में। तो आप सोच रहे हो क्या हमारा भारत लोन के ट्रैप में फंसता चला जा रहा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको
इसको हम इस वे में समझते हैं कि लोन हम भी लेते हैं, एक शादी के लिए, एक पढ़ाई के लिए। शादी में लोन लेके लोगों को खिलाना पिलाना वो आपकी किसी भी वर्थ में नहीं है, वहां से रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आप लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं और उसके बाद एक अच्छी जगह जॉब करते हैं, तो आप उससे लोन को रीपेमेंट करने के साथ साथ अपने लिए एक बेटर फ्यूचर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक उसी वे में लोन बुरा नहीं होता। लोन लेने के पीछे जो आपका परसेप्शन है या इंटेंशन है वो मैटर करता है उस लोन को लेने के पीछे। बट ये लोन भी एक लिमिट तक ही मिल सकता है, एक लिमिट के बाद हमें बैंक भी लोन देना बंद कर देती है। और इसी चीज को कंट्रोल में रखने के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया था, जिसमें लोन लेने पे भी लिमिटेशंस लगाए जा सके। क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसे कोई अगर किसी की सरकार है और वो 5 साल तक इतना लोन ले ले और बाय चांस वो सरकार चेंज हुई तो आने वाले नई सरकार पे इतना दबाव पड़ जाए कि उनका सारा पैसा सिर्फ लोन रीपेमेंट में ही जाए। पार्ट 5 कंक्लूजन। इस साल के बजट के बाद भी मिडिल क्लास को आखिर नाउम्मीदी ही मिली। हर साल गरीब को मिलता है सब्सिडी, अमीरों को मिलता है रिबेट, बट इस साल मिडिल क्लास को हर साल की तरह कुछ भी नहीं मिला तो सिर्फ डिबेट। प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे सरकार गरीबों को सपोर्ट देकर उन्हें गरीबी से निकलने में हेल्प तो करती है, बट जिन लोगों ने खुद से लड़के उस गरीबी रेखा को पार किया होगा उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। हर साल इन्फ्लेशन, गरीबी और गरीबी का डिफिनेशन दोनों ही बदलता है, बट ये मिडिल क्लास वाले सिर्फ टैक्स भरते रहते हैं और इनका पैसा यूपीएससी के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है। अगर हम मिडिल क्लास के लिए अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते एकदम से, तो एटलीस्ट हमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि हम उनको मोटिवेट कर सके। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 15%, 20% और 30% वो टैक्स भर नहीं सकते, बट उनको बदले में वो चीज मिलनी भी चाहिए। भारत का मिडिल क्लास, भारत का वो माइनॉरिटी है जिसके पैसों से हमारे नेताओं को सैलरीज मिलती है, रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है, बट उनके बदले उनको क्या मिलता है? लेकिन अदर कंट्रीज में मिलता है। जैसे जापान में जो टैक्स पेयर है, जो उनका टैक्स सीजन होता है एक क्रिसमस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन सबको वहाँ के एम्पायर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। जैसे माल्टा एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है, बट वहाँ पर हर महीने के 15 तारीख को एक लॉटरी सिस्टम होती है जिसमें टैक्स पेयर का नाम निकलता है और जो भी नाम निकलता है उसने ऑन पेपर जो भी टैक्स पे किए होते हैं उसको उसका 100 गुना करके उसे वापस किया जाता है। इवन पाकिस्तान में टॉप 100 टैक्स पेयर को स्पेशल सर्विस मिलती है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फास्ट इमिग्रेशन मिलता है, वीआईपी लॉन्च का एक्सेस दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारी सरकार को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए हम टैक्स पेयर्स के लिए, जिससे कि हम और मोटिवेट हो, इनकरेज हो अपने कंट्री के लिए, ताकि हम भी बड़े बड़े एक्शन ले सके। बाकी आपको अगर ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिला, कुछ सीखने को मिला, तो आप ये वीडियो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स और अपने व्यूज को जरूर बताएं। और क्या आपको पता है कि हाल ही में हमें पता चला है कि साउथ कोरिया जैसे स्मॉल कंट्रीज में हम इंडियंस को इस लेवल तक रेसिस्ट किया जा रहा है कि वो हमारे शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते। इस पे भी एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, वो आपको वीडियो के लास्ट में दिख जाएगी। बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।